हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तपस्या नोट्स के वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर, जो ऑलरेडी मैंने 18 क्लास करा दी थी, लेकिन लगभग 10 से 12 दिन तक मेरी इस पर कोई क्लास नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मुझे इस पर समय भी नहीं मिल रहा था और साथ ही साथ मैं मेंस की आंसर राइटिंग नोट्स पे ज़्यादा काम कर रहा था, जो प्रीलिम्स के बाद आपको हेल्पफुल होगी यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए। और इसमें लेकिन मैंने तपस्या नोट्स में आपको एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करा दी थी लगभग 9 लेक्चर में। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के भी 9-10 लेक्चर हो गए, लेकिन अब उसे भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है दोबारा शुरू करने का, क्योंकि आप लोगों का जो मोटिवेशन और जो आप लोगों का सपोर्ट मिला, जो इस पर फीडबैक आया, वो बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही जेन्युइन आया। लगभग 100 से भी अधिक, मतलब 100 तो कम बता रहा हूँ, 200-300 लोग हो चुके होंगे। उनके फीडबैक इतने अच्छे आए इस पर कि सर ये क्लासेस बहुत अच्छी हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बेहतर है। इसके लिए लगातार लोगों ने जब पीडीएफ हमारी परचेस की तपस्या नोट्स की, तो उनकी एक डिमांड थी कि सर हमने नोट्स तो समझ लिए, बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अगर उस पर क्लास रेगुलर आती रहेंगी तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो 2024 की या आगे भी, या फिर अदर स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट की, उसकी हमारे इस तपस्या नोट्स में क्रक्स, कोर एरिया, कॉन्सेप्ट, समरी, इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया हैंड रिटन नोट से कि आप उसकी तारीफ करते नहीं थकोगे। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सभी चीज़ों में बहुत बेसिक तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करता हूं। यहाँ पर आप देखो कि जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे, तपस्या नोट्स के लेक्चर को देख रहे होगे, तो उसमें स्पष्ट भाषा में प्री और मेंस दोनों लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्री के कॉन्सेप्ट के जो प्रश्न आते हैं, जो प्री में आप एलिमिनेट करते हो, जो आंसर लगाते हो, वो भी यहीं से सॉल्व होते हैं। साथ ही साथ आपकी जब मेंस आंसर राइटिंग करने के टर्म्स आती है, समय आता है, जब आप मेंस एग्जाम में जाते हो, तो उसके लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कॉन्सेप्ट की बेसिक समझ चाहिए होती है, हर एक पॉइंट को कोरिलेट करने की क्षमता चाहिए होती है, जो आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से मैं इसको कनेक्ट करके पूरी क्लासेस करा रहा हूँ। ऑलरेडी आप अगर इस लेक्चर पे पहली बार आए हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 करके आप देखिए पूरे 18 लेक्चर तक, तो आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगा और पूरी एक सीक्वेंस के साथ आप इस चीज़ों को समझ पाओगे। तो चलिए आज हम इसी में शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो हमें पढ़ना था भारत की जलवायु। हमने इससे पहले लास्ट क्लास में 18 क्लास या 17 क्लास या 16 क्लास में हम लोगों ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को पढ़ा था कि पूरे विश्व पे जो जलवायु प्रदेश हैं वो किस कैटेगरी के, किन विशेषताओं से युक्त हैं और कौन कौन से दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो उस पर हमने फिर क्या किया था, इस पूरे के पूरे जलवायु प्रदेश को, क्लाइमेटिक रीजन को एक एक करके हमने समझा था। और हमारे जो भारत की जलवायु आती है वो इसमें आती है मानसूनी जलवायु में, अर्थात 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में भारत की जलवायु देखी जाती है। हालांकि भारत का विस्तार तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री तक है लगभग, जो पहाड़ी क्षेत्र तक। अगर आप अंडमान निकोबार को भी एड ऑन करके चलोगे, समुद्र वाले क्षेत्र को भी, तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे हम ज्योग्राफी में जलवायु को पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट का जो असर होता है हमारे भारत पे, वो स्पेशली इसी के बीच होता है, 10 से 30 के बीच। तो हमें जो पढ़ना था वो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत पढ़ना था। तो इस सब को तो हमने डिस्कस कर लिया था, आपको पूरा अच्छे से समझा भी दिया था, और इसके द्वारा होने वाली वर्षाओं को भी हमने देख लिया था कि कहाँ कहाँ पे वर्षा होती है। लेकिन इसी के अंतर्गत भारत की जो मानसूनी जलवायु है, इसका अध्ययन हमें अलग से करना था। हालांकि आज की क्लास में आपको 2.5 से 3 मिनट का जो बेसिक लेक्चर दिया मैंने, वो चीज़ों को बताना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब कई दिनों बाद क्लासेस आती हैं तो बेसिक चीज़ें आपको बतानी जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि बस शुरू किया और शुरू कर दिया। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं दोबारा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसकी पीडीएफ आप वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे परचेस कर सकते हो, मैसेज करके, वहाँ पे पूरी डिटेल आपको मेरी टीम दे देगी। हैंड रिटन नोट सभी के पेड होते हैं दोस्तों, हमारे जो लिखे होते हैं, जो तपस्या नोट्स, लक्ष्य भेद नोट्स या परिणाम नोट्स, सारी डिटेल वहाँ मिलेगी। बाकी क्लासेस सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अपने भारत को कुछ इस तरीके से हमने सर्कल में बना दिया समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रोटेशन होता है, यानी हम 12 महीने में ही तो पूरा घूमते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक जाते हैं, तो इसी दौरान हमें पूरा चक्र समझना है। अगर हम बात करते हैं, अपनी शुरुआत हम मार्च से करते हैं दोस्तों। कहाँ से? अगर हम मार्च से करते हैं तो मार्च से जैसे जैसे, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं एक आपको 0 डिग्री बना देता हूँ और आपको यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ बना देता हूँ कर्क रेखा, और यहाँ पे 23.5 डिग्री आपको साउथ बना देता हूँ मकर रेखा, 0 डिग्री हो गई। इसी के बीच में हमारा प्यारा भारत जो है कि विस्तारित है, कुछ इस तरीके से हमारा विस्तारित है, ठीक है। कर्क रेखा यहीं से तो जाती है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ से, तो लगभग ये हो रहा है।
अब मार्च से मान लो हमने शुरुआत किया, जो कि मार्च एक इक्विनॉक्स की स्थिति होती है जिसमें सूर्य क्या होता है 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून में क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण होता है, यानी सूर्य धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा के नजदीक बढ़ता है और धीरे धीरे हमारे भारत पे क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। टेम्परेचर दोस्तों बढ़ता चला जाता है। और तो जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारे भारत का तापमान बढ़ता है तो सामान्यतः तापमान बढ़ने पे जो स्थल खंड होता है जिसपे वायु हैवी होती है, वो वायु गर्म होने के बाद ऊपर की ओर चली जाती है, जिसको हम कहते हैं वायु का आरोहण होना, यानी वायु क्षोभ मंडल की ओर जाने लगती है, ऊपरी वायुमंडल में जाती है, जिससे पृथ्वी के स्थल खंड पे जो वायु का दबाव था, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो धीरे धीरे कम होने लगता है दोस्तों। इसीलिए आप देखोगे गर्मी में लो प्रेशर ज्यादा जल्दी बनते हैं। गर्मी में लो प्रेशर इसीलिए तो बन जाते हैं। जाड़े में क्या होता है, हवा जो है कि भारी होती है, स्थल खंड में पूरी टिकी रहती है, पूरा उसका सारा का सारा लोड उसी पे रहता है। लेकिन आप देखोगे जब 0 डिग्री से मतलब ऊपर की ओर आते हैं, सूर्य का उत्तरायण होता है, तो धीरे धीरे तापमान भारत का बढ़ने लगता है और स्थल खंड की वायु फिर वायुमंडल में जाने लगती है और टेम्परेचर कम होता है। लेकिन एक समय आता है जब 23.5 डिग्री पे पूरी तरीके से सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पे आके चमकने लगता है, ठीक है। और यहां पे टेम्परेचर आपका मैक्सिमम हो जाता है, जो कि जून में होता है सामान्यतः 21 जून को, और यहां पे प्रेशर एकदम मिनिमम हो जाता है। 21 जून को प्रेशर एकदम मिनिमम हो गया और टेम्परेचर मैक्सिमम, क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर सूर्य नहीं जाता है, बल्कि सूर्य क्या, हालांकि देखा है तो सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन वो इस तरीके से घूमती है कि सूर्य का जो टेम्परेचर होता है, जो किरणें होती है, वो 23.5 डिग्री तक प्रॉपर सही तरीके से पड़ती हैं। तो हम उसे पढ़ते हैं कि भाई सूर्य का उत्तरायण हो गया, अर्थात अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, क्योंकि इसके बाद सूर्य क्या होगा, फिर से वापस जाना शुरू करता है 0 डिग्री और मकर रेखा की ओर। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, वर्षा ऋतु आ जाती है जून में, और सितंबर तक लगभग जो है कि वर्षा ऋतु का प्रभाव बना रहता है। क्यों बना होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे, वर्षा ऋतु के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक न एक पश्चिमी जलधारा होनी चाहिए, सॉरी पूर्वी जलधारा, जिसका नाम होता है उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जलधारा। और इसकी उत्पत्ति सामान्यतः कहां से होती है, इसकी उत्पत्ति तिब्बत के पठार या पामीर के पठार से होती है, और धीरे धीरे वहां से होके हिमालय के ऊपर से क्रॉस करते हुए पूरे भारत को क्रॉस करते हुए कुछ इस तरीके से क्रॉस करते हुए आएगी ऊपरी ऊपर हवाएं जो है कि, और यहां पे आके अफ्रीका महाद्वीप के पास मेडागास्कर के तट पे मकर रेखा के पास ये सीधे पूरी हवाएं नीचे उतरेंगी, और नीचे उतर के हैवी प्रेशर बनाती हैं, हाई प्रेशर, और फिर यहां से 0 डिग्री की तरफ लो प्रेशर की ओर हवाएं जाती हैं और फिर भारत की ओर टर्न कर जाती हैं। हालांकि जेट स्ट्रीम जब मैं पढ़ा रहा था आपको इससे पहले, जिसमें मैंने रॉसबी तरंग के बारे में बताया कि उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम क्या होती है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की। अब सितंबर तक क्या होता है कि सूर्य क्या करता है, सूर्य को अगर आप देखोगे तो सूर्य सामान्यतः क्या करता है, स्पष्ट रूप से जब यहां से रिटर्न होने लगता है, जब यहां से रिटर्न होता है तो 0 डिग्री पर आते आते उसको सितंबर आ जाता है, और फिर यहां पे हम लोग कहते हैं कि रिट्रीट ऑफ द मानसून, यानी अब ये सूर्य क्या कर रहा है, और नीचे जा रहा है, मकर रेखा की ओर जा रहा है, तो हमारे भारत से टेम्परेचर कम होता जा रहा है और प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब हो गया भारत में तो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे हाई प्रेशर, और बाहर के जो वायु जल मंडल है उसमें लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो भाई लो प्रेशर जब डेवलप होगा तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर निकलेंगी, और लो प्रेशर से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी से होते हुए तमिलनाडु से टकराते हुए 0 डिग्री की तरफ चली जाती हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि रिट्रीट ऑफ द मानसून, यानी मानसून का निवर्तन, जिसे हम कहते हैं मानसून की वापसी। भाई आपके घर कोई मेहमान आया तो उसे वापस भी तो जाना होता है, और धीरे धीरे अगर आप देखोगे दिसंबर का महीना आ जाता है जब ये सूर्य जो है कि आपका पूरी तरीके से मकर रेखा पे चला जाता है। मकर रेखा पे जाने पे सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में तो बहुत तेजी से चमकता है, बहुत तेज गर्मी करता है, लेकिन हमारे उत्तरी गोलार्ध में हम भारत को आधार बना के स्टडी करते हैं तो भारत में दिसंबर में ठंडी दिखती है। 21-22 दिसंबर के आसपास चरम ठंडी होती है, जिस समय रात बहुत बड़ी होती है और दिन बहुत छोटा होता है, ठीक है। और उस समय प्रेशर आपका मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि स्थल खंड पे वायु दाब बहुत अधिक होता है, जबकि टेम्परेचर आपका मिनिमम हो जाता है, तापमान बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे शीत ऋतु आ जाती है। तो यही वजह है कि भारत का जो चक्र है वो फिर दिसंबर से क्या होता है, फिर मार्च तक चलता है। कैसे? क्योंकि दिसंबर से यही सूर्य जब रिटर्न होता है मकर रेखा से निकल के फिर मार्च तक आता है 0 डिग्री तक, फिर मार्च से ऊपर आने लगता है कर्क रेखा की ओर, फिर वही हम साइकिल को
फॉलो करते हैं। तो 12 मंथ यानी 12 महीने में पूरा साइकिल चलता रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भारत की अलग अलग समय में क्या क्या ऋतुएं बन रही थी, कब ग्रीष्म ऋतु थी, कब वर्षा ऋतु थी, कब रिट्रीट मानसून था, कब शीत ऋतु थी, उनके पीछे क्या सूर्य का योगदान था, ये चीजें आपने समझ ली। अब यहां से क्या होता है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में, स्पेशली यूपीएससी में, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस में, जब डायरेक्टली आपका प्रश्न बनता है कॉन्सेप्चुअल प्रश्न लेकर, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि मार्च से जून की ओर जाने पर भारत के तापमान में वृद्धि होने के साथ और क्या परिवर्तन होता है, तो दूसरा परिवर्तन होता है कि तापमान में अगर वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है दबाव कम होगा, प्रेशर कम होगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस नोट्स के साथ सीखने को मिलती है। जो तमाम बुक आप पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट की, आप एंशिएंट हिस्ट्री की देख लो, क्लास बहुत अच्छी तरीके से मैंने कराई है, बहुत अच्छे क्रक्स नोट्स हैं। इकोनॉमी की मैं करा रहा था लेकिन अब उसको भी शुरू करूंगा। ज्योग्राफी देख लो, अभी साइंस की भी आएगी, मिडिवल मॉडर्न भी आएगी, एनवायरमेंट भी आएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आप चीजों को समझोगे। अब यहाँ पे क्या परिणाम निकल के आया दोस्तों, अच्छा यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि सौर किरण का जैसे जैसे लंबवत होना शुरू होता है, तापीय विषुवत रेखा से विषुवत रेखी जो द्रोणी होती है वो शिफ्ट करने लगती है ITCZ, चाहे तो उत्तरायण चाहे दक्षिणायन। ये वही ITCZ जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। 0 डिग्री से जब सूर्य उत्तरायण जाता है तो ये लगभग 15 डिग्री तक शिफ्ट कर जाती है और इसको हम कहते हैं ITCZ। ठीक है, तो जो विशेषताएं आपको 0 डिग्री पे मिल रही थी वो विशेषताएं आप कहां पे मिलेंगी, 15 डिग्री नॉर्थ पे मिलेंगी। अगर यही सूर्य जब दक्षिणायन करने लगता है मकर रेखा की ओर तो यही विशेषता आपको क्या देखने को मिलेगी, 15 डिग्री साउथ में शिफ्ट हो जाता है, तो ये विशेषताएं फिर यहां देखने को मिलती है। ये चीजें हालांकि मैं इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, तो डिटेल से अब यहां नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि फिर वही चीज बताने पर पूरा समय निकल जाएगा, टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। लगभग इस पे 3 लेक्चर और आएंगे आज के लेक्चर को छोड़ के, तो जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। अब आ जाओ जरा भारत की स्थिति को आप देख लो। अभी हमने वही तो कहा, ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करते हैं, इट मींस कि हम धीरे धीरे मार्च से किधर जा रहे थे, जून की ओर जा रहे थे, जून से किधर जा रहे थे, सितंबर की ओर जा रहे थे। तो आप देखो ना कि 0 डिग्री से आप देखो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के वाले क्षेत्रों में हाई प्रेशर बनता है, कुछ हाई प्रेशर यहाँ बनता है, तो ये जो व्यापारिक पवन है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, भाई एक तो साउथ में और डायरेक्शन इसकी क्या है, पूरब से आ रही है, दक्षिण पूरब। अगर आप इस तरीके से डायरेक्शन बनाओगे तो दक्षिण पूरब की दिशा होगी। यहां से 0 डिग्री की तरफ आने के पश्चात भारत का लो प्रेशर इतना शक्तिशाली होता है कि 0 डिग्री से हवाओं को खींच लेता है अपनी ओर, हवाओं को अपनी ओर खींच लेता है, और जिसकी वजह से 1 जून को केरल के तट पे हमारे मानसून की टकराहट हो जाती है और मानसून आगमन की सूचना पूरे भारत को दे दी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे हम इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि अगर डायरेक्शन को देखोगे तो ये तो दोस्तों हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। तो यहां से आने वाली हवाएं या पवनें या नमी वाली युक्त हवाएं जो भारत में प्रवेश करेगी तो इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून ही तो कहेंगे। तो इस तरीके से लो प्रेशर का इंपैक्ट ही होता है। लेकिन जब हम सितंबर से सूर्य का वापसी देखते हैं, यानी कि जब मकर रेखा की ओर जाते हैं, इट मींस कि दिसंबर की ओर हम बढ़ते हैं, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा दिसंबर की ओर, कि धीरे धीरे सर्दियां बढ़ रही हैं। अर्थात सर्दी बढ़ने का मतलब भारत के स्थल खंड पे हाई प्रेशर बढ़ने लगता है, और हाई प्रेशर से हवाएं ऑलवेज लो प्रेशर की ओर चलती हैं। जैसे यहां पे देखो आप, जैसे अगर यहां देखोगे हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर चली, अब यहां पे हाई प्रेशर से हवाएं क्या करेंगी, बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर है उसकी तरफ चल रही हैं, और इसी तरीके से हवाएं चलते 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 फिर बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करने के पश्चात कहां पे आ जाती हैं, तमिलनाडु के तट पे हल्का सा टकराते हुए ये बारिश कराती हैं। इसीलिए शीत ऋतु में तमिलनाडु में धान की खेती होती है। तो साथ ही साथ आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है ना कि धान की खेती जो होती है वो कौन सी फसल में आती है, खरीफ की फसल में आती है, क्योंकि खरीफ की फसल सामान्यतः मई जून में बोई जाती है जब बारिश पर्याप्त मात्रा में हो जाती है, नहीं कि हमारे खेतों में जल की मात्रा पर्याप्त हो जाती है। क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इसमें भी कई सारी वैरायटी हैं, जैसे बासमती हो गई, सरबती चावल हो गए, और भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज होती है जिसको बहुत ज़्यादा चावल को पानी चाहिए होता है। तो इसी वजह से तमिलनाडु में खरीफ समय में आपकी बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है, और वृष्टिछाया क्षेत्र में पड़ता है, इसकी वजह से वहां पे खेती नहीं होती। लेकिन जब लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है तो तमिलनाडु में
कई सारी महत्वपूर्ण फसलों की खेती की जाती है जिसमें धान महत्वपूर्ण होता है। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि तमिलनाडु में धान की खेती सामान्यतः मई जून में की जाती है। फिर एक स्टेटमेंट होता है कि तमिलनाडु में सामान्यतः धान की खेती नवंबर दिसंबर में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपके दिमाग में आता है कि यार हमने तो अपने आसपास के खेतों में देखा है कि भाई मई जून में सामान्यतः बारिश होती है, धान बो दिया जाता है, तो तमिलनाडु में भी उसी समय बोते होंगे। लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न की समझ होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होगी, तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे कि नहीं, मई जून में यहाँ पे बारिश नहीं होती है, यहाँ पे पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से यहाँ धान की खेती नहीं होती है। लेकिन नवंबर दिसंबर में लौटते हुए मानसून से बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यहाँ पर वर्षा कराती है भारी मात्रा में, और जिसके बाद यहाँ पे बारिश में मतलब तमिलनाडु में क्या होती है, खेती हो जाती है नवंबर दिसंबर में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो यही चीजें हैं आपको सीखनी पड़ती हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इन्हीं को हम सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन से हवाएं आती, कुछ इस डायरेक्शन से, और इसको हम कहते हैं नॉर्थ, इसको हम कहते हैं ईस्ट। तो इसी डायरेक्शन को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और आज हम इसी पूरे मानसून के चैप्टर को इसमें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। अब अगर हम बात करते हैं कि हमने दो प्रकार के वायुमंडलीय संचरण पढ़े हैं, ठीक है। प्राथमिक जो वायुमंडलीय संचरण होता है उसमें सामान्यतः या तो हम भूमंडलीय पवनों को पढ़ते हैं, जैसे पछुआ पवन हो गई, व्यापारिक पवन हो गई, ध्रुवीय पूर्वी पवन हो गई। दूसरा उसी में हम चक्रवात वगैरह को भी पढ़ लेते हैं, जो पवनों का ही प्रभाव होता है, और जेट स्ट्रीम वगैरह की बातें हम कर लेते हैं जो स्थायी होती हैं। परंतु द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण से हमारा मानसून प्रभावित होता है, और इसी को हम आवर्ती पवन कहते हैं कि पीरियोडिक विंड, अर्थात एक समय के पश्चात ये बदलती रहती है, हर 12 घंटे 14 घंटे पे बदलती हैं। तो इनको सागर समीर और स्थल समीर कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें, सागर से चलने वाली जो पवन होती है, जो हवाएं होती है, जो स्थल खंड की ओर आती है, उन्हें हम सागर पवन कहते हैं, और जो स्थल खंड से चलने वाली हवाएं होती है जो सागर की ओर जाती हैं, तो उन्हें हम स्थल समीर कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कब होती है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, ये चीजें यहाँ पे सीखनी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा प्यारा भारत है, और इधर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, इस तरीके से जल वगैरह रहेगा, ठीक है। और इधर आपको मिल जाएगा अरेबियन सी, AS लिख दिया मैंने। तो जब भी अगर स्थल खंड से हवाएं चल रही हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ या फिर अरब सागर की तरफ चल रही हैं, तो इन्हें हम कहेंगे स्थल समीर। क्या कहेंगे इसे? हम स्थल समीर कह देंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें, जब भी हवाएं अरब सागर से स्थल खंड की ओर चलेंगी, यानी समुद्र से या बंगाल की खाड़ी से स्थल खंड की ओर चलेंगी, तो इन्हें हम कहते हैं सागर समीर। तो ये क्यों चलती हैं, कब चलती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज। लेकिन टॉपिक को देखते हुए, जैसे तापीय संकल्पना पे आधारित मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत का जब हम वर्णन करते हैं, यानी कि टेम्परेचर के आधार पे जो हम मानसून की उत्पत्ति करते हैं, तो स्थल और जल की सतह के विभिन्न ऊष्मण से वायुदाब प्रवणता उत्पन्न होती है। आपको पता है कि जल की अपेक्षा स्थल खंड बहुत तेजी से गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो लगभग 5 गुना अधिक होती है। इट मीन्स कि स्थल खंड अगर मान लो 1 घंटे में 5 डिग्री मतलब 25 डिग्री गर्म हो गया, तो जल 1 घंटे में केवल 5 डिग्री सेल्सियस ही गर्म होगा, क्योंकि 5 गुना का अंतर होता है। और जैसे जैसे स्थल खंड जल्दी ठंडा हो जाता है शाम होते ही, लेकिन आपका महासागर इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है। और यही वजह है कि आप यहाँ पे सीख पाएंगे, जान पाएंगे कि जितने भी भारत के तटीय क्षेत्र हैं, विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई हो गई, मुंबई हो गए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी तटीय क्षेत्रों में पूरे 12 महीने आदमी रात में जब सोता है व्यक्ति, तो केवल एक चादर को रखता है अपने पास, जिसको हम लोग कॉटन चादर कहते हैं, ओढ़ने वाली कहते हैं। वहां पे कोई हमारी तरह उत्तर भारत की तरह सर्दियों में कंबल या रजाई वगैरह नहीं ओढ़ते, जैकेट वगैरह नहीं पहनते, क्योंकि समुद्र के किनारे रहने की वजह से उन पर इन हवाओं का असर होता है, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, गर्मी में भी नॉर्मल, सर्दियों में भी नॉर्मल। तो ये कारण यहाँ पे जानेंगे आप। अब क्या हुआ, स्थल और जल के तापमान में अंतर हो गया। भाई जल का तापमान अगर 4 डिग्री है, स्थल का हो गया 20 डिग्री, तो कहीं ना कहीं वायु दाब में चेंजेस हो गया। प्रवणता का मतलब होता है अंतर, जो हमने पहले ही क्लास में बताया है। मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। भाई स्थल खंड पे क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है, और जल के ऊपर से आने वाली हवाएं स्थल खंड की ओर खींची चली जाती हैं। इस वजह से यहाँ पे मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय प्रभाव से टेम्परेचर अधिक हो जाता है, क्योंकि गर्मी में तापमान जब बढ़ने लगता है, क्योंकि सूर्य का जब उत्तरायण होता है, मार्च से अप्रैल, मई, जून की तरफ जब आने लगते हैं सूर्य भगवान हमारे कर्क रेखा की ओर, तो कहीं ना कहीं स्थल खंड जल्दी गर्म होता है जल की अपेक्षा। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की अपेक्षा स्थल खंड जल्दी से गर्म होता है, और टेम्परेचर बहुत तेज कर देता है, यानी गर्मी बहुत तेज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं लो प्रेशर होने लगा, क्योंकि सारी हवाएं गर्म होकर क्या होती है, फिर स्थल खंड से वायुमंडल की ओर जाने लगती हैं, और ये स्थिति वर्षा के अनुकूल बन जाती है। वहीं
अगर उसी समय हम देखें समुद्र का टेम्परेचर सामान्यतः थोड़ा कम रहता है अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत का मतलब हो गया स्थल खंड की अपेक्षा समुद्र का तापमान कम रहता है। ऐसा थोड़े है कि जैसे ही हमारा सूर्य का उत्तरायण हो रहा है तो हम वहां पे देख लें कि नहीं भाई अब तो स्थल खंड का टेम्परेचर बढ़ गया और सूर्य का भी बढ़ समुद्र का भी बढ़ गया होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा जल की ज्यादा होती है, इसलिए समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है। तो अपेक्षाकृत अगर हम देखें स्थल खंड की अपेक्षा तो धीरे धीरे गर्म होता है और यहां पे हो जाता है हाई प्रेशर का विकास। अब डेफिनेटली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जा रही हैं। भारत में बन गया लो प्रेशर, आसपास के समुद्र में बन गया हाई प्रेशर, तो हवाएं किधर चलेंगी? हवाएं हमेशा समुद्र से स्थल खंड की ओर चलेंगी, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। और इन्हीं हवाओं को हम क्या कह देते हैं? जब मानसून पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? या तो हम सागर समीर भी कह सकते हैं या दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन के नाम से इसे जानते हैं। और मानसूनी वर्षा फिर होने लगती है गर्मियों में। तो गर्मी में जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है। लेकिन आपने दिसंबर जनवरी में भी वर्षा देखी होगी, जहां से क्या होता है ठंड का मान और बढ़ जाता है, ठंड और बढ़ जाती है, शीतलहर चलने लगती है। कहते हैं ना कि एकदम कोहरा नहीं निकल रहा, बहुत सारी ठंडी हवाएं चल रही हैं, साथ में 2-3 दिन बारिश भी हो गई, ओले भी गिर गए, तो बहुत ज्यादा बच के रहना पड़ता है कि कहीं आपको ठंडी ना लग जाए, आपकी मृत्यु ना हो जाए। तो ये होता है आपके भूमध्य सागर में उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ से। लेकिन यहाँ पे जो वर्षा हो रही है गर्मी में वो मानसूनी हो रही है। देखो, अगर इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेते हो और अगर आपने इससे पहले के पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है, हालांकि मैंने इसके मैराथन भी डाल दिए हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपको ज्योग्राफी में फिर दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि जब आप बेसिक चीज समझ लेते हो ना कि हमारी भारत पे जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, भारत पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य का क्या प्रभाव पड़ता है, आप हर एक चीज कर लोगे, एक्टिविटी को देख लोगे, प्राथमिक गतिविधि, द्वितीयक गतिविधि, खेती किसानी वाणिज्य, हर चीज समझ लोगे। लेकिन उसके पीछे जरूरी है आपको बेसिक चीज समझना। और जैसे ही हम शीत ऋतु में आते हैं तो स्थलीय प्रभाव से हमारा टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा होता है, क्योंकि स्थल बहुत तेजी से ठंडा भी होता है। तो स्थल पे तो हो जाता है हाई प्रेशर का डेवलपमेंट और मानसून पवनें फिर क्या होता है? स्थल से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि धीरे धीरे समुद्र अभी भी गर्म बने हुए हैं। भाई, जो समुद्र मानसूनी पवनों के समय धीरे धीरे गर्म हो रहा था, एक लंबे समय के बाद गर्म तो हो गया होगा ना, 1-2 महीने में पर्याप्त मात्रा में। और यही वजह है कि फिर उन्हें ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो वहां तो बन गया है लो प्रेशर और स्थल खंड पे बन गया हाई प्रेशर, तो फिर समुद्र की ओर चलने लगी हवाएं, जिसे हम लोग कहते हैं लौटते हुए मानसून या मानसून का निवर्तन, इंग्लिश में रिट्रीट ऑफ द मानसून। ठीक है, तो ये हो गया। और इससे क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन के साथ वायु दाब की प्रवणता में भी परिवर्तन होता है और मानसून पवन की दिशा भी परिवर्तित होती है, इसीलिए इसे आवर्ती पवन कहते हैं। आवर्ती पवन क्यों कहा गया? भाई, गर्मी में तो चल रही थी समुद्र से स्थल की ओर, बारिश करा रही थी, और सर्दियों में चलने लगी स्थल से समुद्र की ओर, जिससे उमस भी पैदा होने लगी, गर्माहट पैदा होने लगी। क्योंकि स्थल खंड तो है ही है, हाई प्रेशर की वजह से जो हवाएं थी वो चली गई और समुद्र अभी उमस वाला है, गर्म है, तो इस वजह से इसको आवर्ती पवन कहते हैं। तो सिंपली बात करें कि समर वेकेशन में यानी गर्मियों में मानसून पवन समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और कोल्ड में मानसून पवन स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इसीलिए इसे सागर एवं स्थल समीर का बृहद रूप भी कहा जाता है, अर्थात पीरियोडिक टेबल कहते हैं, पीरियोडिक विंड कह देते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब जरा और इसको हम पूरा डिटेल से समझते हैं। अभी तो हमने इंपैक्ट को बता दिया, प्रभाव को बता दिया, लेकिन अब हम एक एक करके जरा समझते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, ज्योग्राफी को अगर आप समझना चाहते हो तो ज्योग्राफी को महसूस करो, फील करो, जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे अगर मैं आज बात करूं अगस्त की, आज हमारा 15 अगस्त का दिन है, बहुत ही हमारी खुशियों का त्यौहार है, क्योंकि हम इसी दिन आजाद हुए थे। मैं इस पे लेक्चर नहीं दूंगा, लेकिन 15 अगस्त के आसपास आप देखो ना, आप सितंबर के नजदीक पहुंच रहे हो, इट मीन्स कि सूर्य कहाँ पहुंच रहे होंगे? 0 डिग्री के नजदीक पहुंच रहे होंगे। अभी थोड़ी बहुत जो है कि गर्मी है, धीरे धीरे 0 डिग्री के नीचे जाएंगे, तो हमारे यहाँ क्या होगा? मानसून लौटने की स्थिति होगी, यानी फिर स्थल खंड पे हाई प्रेशर होगा, धीरे धीरे ठंडी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। तो ये चीजें जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, रोज आप देख रहे हो कि यार मुझे आज गर्मी हो रही है, आज मुझे उमस पैदा हो रही है, थोड़ी बारिश हो जाती तो मजा आ जाता, ठीक है, चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है, तो इन चीजों को जब आप अपने कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करते हो तो आपको चीजें अंडरस्टैंड बढ़िया होती हैं। भाई, ग्रीष्म ऋतु का मतलब हो गया मार्च से जून के मध्य की बात करेंगे। सौर किरण लंबवत होती हैं और इनका विषुवत रेखा से उत्तरायण होता है। ये मैं वही डिस्कस कर रहा हूं जो अभी मैंने आपको ऊपर डायग्राम में डिस्कस किया। भारत का जो सर्कल बना के एक डायग्राम डिस्कस किया था, फिर नीचे भारत का इस तरीके से बनाया था, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि सौर किरण लंबवत का विषुवत रेखा से उत्तरायण, यानी 0 डिग्री से उत्तरायण मतलब कर्क रेखा की ओर आना, और भारतीय उपमहाद्वीप की आने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम हो जाएगा। इसी समय ITC-Z का भी उत्तरायण होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो 0 डिग्री से 15 डिग्री की ओर नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है, और उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का उत्तरी मैदान से हिमालय पर्वत की ओर विस्थापन हो जाता है।
क्योंकि जैसे जैसे हमारे सूर्य भगवान ऊपर की ओर आते हैं कर्क रेखा की ओर, वैसे ही जो हिमालय के नीचे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर, अरुणाचल, सिक्किम में जो जेट स्ट्रीम चल रही होती है, बहुत हैवी मतलब हैवी उसे विंड कहेंगे, ये धीरे धीरे क्या होती है, हीट प्राप्त करने के बाद ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है। किधर? हिमालय से निकलकर बाहर चली जाती, तिब्बत की ओर चली जाती, पठार की ओर चली जाती, चाइना की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इस जेट की अनुपस्थिति में ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाता है। जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और आपका उत्तराखंड मान लो, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में टेम्परेचर और बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ते ही एक आइडियल कंडीशन डेवलप होती है, लो प्रेशर का विकास होता है और चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप वर्षा की दशा भी कह सकते हो, या चक्रवात हमेशा लो प्रेशर में आता है, प्रति चक्रवात हमेशा हाई प्रेशर में आता है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें एड ऑन कर दिया गया। केंद्र से गर्म शुष्क हवाओं को राजस्थान में और यूपी में, बिहार में लू कहते हैं। यानी जब यहाँ पे गर्म गर्म हवाएं चलती है, क्योंकि अभी तो जून की तरफ आ रहे हो ना आप, अभी जून में पूरा एंट्री भी नहीं की हो, तो कुछ गर्म हवाएं तो चलेंगी, लो प्रेशर बन चुका है, क्योंकि तापमान गर्म होने से ये हवाएं स्थल खंड से ऊपर की ओर जा रही है, वायुमंडल की ओर, तो हमसे भी टकरा जाती हैं। तो हमें क्या लगता है कि यार बहुत गर्म हवा चल रही, बहुत सूखी हवा चल रही है, ये हमारे बॉडी का क्या करेगी, डिहाइड्रेशन कर देगी, हमारी बॉडी का सारा पानी निकाल देगी, जिसकी वजह से हमें लू लग जाती है और हमारी मौत भी हो जाती है। क्लियर है ये बात? तो अभी हम बारिश के समय तो पहुंचे नहीं, फिर धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में इसी को हम काल बैसाखी, उड़ीसा में नार्वेस्टर भी कहने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के आगमन से पूर्वी क्षेत्रीय प्रभाव से लो प्रेशर विकसित होता है और केंद्र से आर्द्र वायु, आर्द्र मतलब जो नमी युक्त होती है, और ये नमी कहां से आई वायु में, जिसका आरोहण होने लगा, यानी ये नमी आपके अरब सागर के ऊपर से आने की वजह से अरब सागर के ऊपर के वायुमंडल में क्या हो रहा था, वाष्पीकरण हो रहा था, वहां पे सारी की सारी जल क्या था, भाप के रूप में था। अब हवाएं वहां से आई तो इन्होंने क्या किया कि भाई तुम यहां क्यों खड़े, चलो मेरे साथ, अर्थात उन हवाओं ने इन नमी को ग्रहण किया और भारत में आके पश्चिमी घाट से टकरा के या और भी पठारों और पर्वतों से टकरा के यहाँ पे बारिश करा दी, यहाँ पे बारिश करा दी, यानी वो नमी मुक्त कर दी गई और विद्युत गर्जन हुआ, तीव्र गति से कम समय के लिए सीमित क्षेत्र में संवहनी वर्षा हो गई। अब संवहनी वर्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, पर्वतीय वर्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, या वाताग्री वर्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, ये पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं। बस एक लाइन में कहूंगा कि जब वायु के आरोहण होने के साथ वर्षा होती है तो इसे हम कहते हैं संवहनी वर्षा। इसका सीधा संबंध तापमान से होता है। वायु का आरोहण कब होगा, जब स्थल खंड का तापमान बढ़ने लगेगा, और स्थल खंड का तापमान बढ़ते बढ़ते लो प्रेशर बन जाएगा, यानी तब आपकी वायु आरोहण जो हो चुकी है ऊपर जाके नमी युक्त होने के बाद वो सीधे अपने पानी को छोड़ देती है और जिससे स्थल खंड पे बारिश होने लगती है। इसी को हम कहते हैं संवहनी वर्षा। पूरी डिटेल से जानना हो संवहनी वर्षा को या वाताग्री वर्षा को या पर्वतीय वर्षा को, तो इससे पहले की कोई क्लास होगी 12-13 नंबर पे या 14 नंबर पे, उसे आप देख लेना। वहां पे मैंने वर्षण करके एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें पूरा डिस्कस किया है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो हो सकता है होपफुली आपको यहाँ पे चीजें कम समझ में आ रही हो। फिर भी मैं आपको बहुत कनेक्ट करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अगर कम समझ में आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी। फिर यहाँ पे देखते हैं केरल में उसी समय आम्र वर्षा और कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं। दक्षिण भारत में यह वर्षा मानसून आगमन की सूचक हो जाती है। यानी ये वर्षा क्या होती है, अभी मानसून के आने से पहले की वर्षा जो हल्की हल्की बूंदों के रूप में, फुहार के रूप में गिरती है। सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि केरल में आम के फलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, कर्नाटक में चेरी की खेती के लिए, तो इस तरीके से इसको नाम दे दिया गया है। क्लियर है? अब इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसी दौरान ध्यान से समझना, इसी दौरान मैं यहाँ पे एक भारत का नक्शा बनाता हूँ छोटा सा, और यहाँ पे 0 डिग्री बनाता हूँ, यहाँ पे आपका 23.5 डिग्री साउथ बनाता हूँ, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहेंगे, ठीक है, और सॉरी मकर रेखा कहेंगे। चलो मैं लिख भी देता हूँ मकर रेखा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ कहीं पे आपका जो है कि क्या हो जाएगा, हालांकि इतना ऊंचा नहीं है, चलो मैं इसको थोड़ा सा वेट कीजिए 1 मिनट। ये आपकी जो है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गई, और यहाँ कहीं पे हमारा भारत विस्तृत है, ठीक। और यहाँ कहीं पे आप देखोगे चाइना वगैरह का क्षेत्र है जो तिब्बत का पठार है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो ग्रीष्म ऋतु में ही तिब्बत की उच्च भूमि पर भी तो टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया क्योंकि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो तापमान वहां भी बढ़ेगा। तो उसकी वजह से जो स्थल खंड की जो वायु होगी वो क्या करेगी, ऊपर उठ जाएगी। अब ऊपर उठने के बाद उस वायु का दिमाग घूम गया, वो कहती है अब मैं किधर जाऊं, तो वो क्या सोचती है कि भाई गर्म वायु का आरोहण होने से संवहनी तरंग के रूप में क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में सारी वायु एकत्रित हो गई, जिसकी वजह से हाई प्रेशर बन गया।
भाई जो वायु स्थल खंड पे थी, गर्म होने के बाद वो सारी वायु ऊपर आसमान में आ गई और वहां पे एकत्रित हो गई, हाई प्रेशर बन गई। अब उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होगी, क्योंकि यही आपकी जो, मैं डायरेक्ट कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, यही आपकी जो हाई प्रेशर बनी हुई हवाएं हैं, ये जेट दिशा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर से होते हुए हिंद महासागर में जाती है। यानी यहां से ये हवाएं कुछ इस तरीके से आती हैं, इस तरीके से भारत के ऊपर से होते हुए आती हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होते हुए आती हैं यहां से, और यहां पे आके दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास लगभग जो है कि यहाँ पे नीचे उतर जाती है मकर रेखा के पास। जेट प्रभाव से ही मेडागास्कर के समीप वायु का क्या होता है, अवरोहण। अवरोहण का मतलब क्या हो गया, आसमान से या वायुमंडल से वायु का नीचे आना, स्थल खंड की ओर आना, और दक्षिणी हिंद महासागर की सतह पे उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर बन जाएगा। अब जैसे ही यहां पे हाई प्रेशर बनेगा तो दोस्तों दो ऑप्शन है, या तो यहां से ये हवाएं क्या करेंगी, या तो ये हवाएं यहां से 0 डिग्री की ओर चलेंगी लो प्रेशर की तरफ, या फिर नीचे की ओर जाएंगी। तो कुछ हवाएं तो नीचे जाती हैं, लेकिन कुछ हवाएं 0 डिग्री की तरफ आती है लो प्रेशर के रूप में। अब लो प्रेशर के रूप में यहां पे कोरियलिस बल का इतना इंपैक्ट होता है कि भारत में बने हुए लो प्रेशर की वजह से ये हवाएं अपनी ओर खींच लेती हैं, ये हवाएं क्या करती हैं, अपनी ओर खींच लेती हैं, और इसी को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन। यानी हाई प्रेशर के केंद्र से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन 0 डिग्री को पार करके कोरियलिस बल, CF का मतलब कोरियलिस बल के प्रभाव से दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण पश्चिम पवन से जून सितंबर के मध्य मानसूनी वर्षा होती है। तो देखिए, मानसूनी वर्षा के लिए जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले आपके लो प्रेशर का हो रहा है, उतना ही महत्वपूर्ण उपयोगिता किसकी है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूरब से उठने की वजह से इसको पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अगर ये उठ के हिंद महासागर में नहीं जाती, हाई प्रेशर नहीं बनाती, तो वहां से 0 डिग्री की लो प्रेशर में हवाएं नहीं आती, और लो प्रेशर में जब हवा नहीं आती तो भारत में कोरियलिस बल किसे खींचता, भाई इन्हीं हवाओं को तो खींच के वापस ला रहा है ना अपनी तरफ। तो इसका मतलब हो गया कि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उपयोगिता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, चलो मैं एक प्रश्न बनाता हूं। प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न पूछा यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस या आपके आरओ में, सीधा एक प्रश्न बन जाता है कि भारत में मानसून को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसकी है। ऑप्शन है आपका ध्रुवीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, इनमें से कोई नहीं। अब आपने कॉमन तरीके से अगर पढ़ा होगा, नॉर्मल तरीके से आपने ये रटा होगा कि भाई जेट स्ट्रीम जो है कि वर्षा कभी नहीं लाती है, जेट स्ट्रीम की वजह से हाई प्रेशर बना रहता है, इसलिए इसकी वजह से तो वर्षा नहीं आती है। ये आपने कॉमन तरीके से पढ़ लिया किसी छोटी मोटी किताब से, और आपने देखा वहां ऑप्शन में लिखा हुआ है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम। आपने जेट स्ट्रीम देखते ही तीनों ऑप्शन काट दिए और डी ऑप्शन लगा दिया कि इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो गया गलत, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो तिब्बत के पठार से उठ रही है वो तो सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है भारत में मानसून लाने के लिए। तो यही तरीका होता है दोस्तों सही ढंग से पढ़ने का। अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ते हो तो आप बेसिक प्रश्न जब आते हैं कॉन्सेप्चुअल, स्पेशली यूपीएससी और यूपी पीसीएस में, तो आप गलत कर जाते हो। फिर आप कहते हो सर हमने पढ़ा तो था जेट स्ट्रीम को, पता नहीं कैसे गलत हो गया, आयोग ने लगता है गलत आंसर ले लिया है। लेकिन आप अपने पे मंथन कम करते हो कि भाई मैंने क्या गलती पढ़ी थी। तो ये चीजें जरा सीख लो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो यार दोस्तों, थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी दिया करो। हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। हालांकि हमें पता है कि हम आपके लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं और आप भी हमारे लिए बहुत प्रयास करते हैं, लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन जानते हो ना हर एक यूट्यूबर की एक लालच होती है, आपको कहना ही पड़ता है, आप करो ना करो आपके ऊपर है, पता है कि आप करते हो लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं। तो फिर वही बात है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे पूरे जून से सितंबर का आप वर्षा का मानसून देख लो, वर्षा का पैटर्न देख लो, कहाँ कहाँ पे वर्षा हो रही है, कैसे हो रही है। तो देखो भैया, देखते हैं। और इस वर्षा के पैटर्न में आप ये भी देख लोगे कहाँ कहाँ वर्षा हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक छोटा सा भारत बनाता हूँ, ठीक है, छोटा सा मतलब आधा ही भारत बनाता हूँ, ठीक है, पूरा देखो बनाने बैठूंगा तब तो बहुत टाइम लगेगा ना, ठीक है। आपको बस समझना है, यहाँ पे हो गया अरेबियन सी, यहाँ पे हो गया बंगाल की खाड़ी। जून से सितंबर की बात हो रही है मेरे भैया। जून में कर्क रेखा पे था सूर्य, अब कर्क रेखा से दोबारा 0 डिग्री की तरफ जा रहा है, यानी पर्याप्त मात्रा में जो लो प्रेशर चाहिए था वो बन चुका है, पर्याप्त मात्रा में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं आनी थी वो भी कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे सीधे बारिश का मजा लेना है। बारिश के मजे लेते हुए हमें देखा कि क्या क्या स्थिति है। तो भाई दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है इस महीने में, तो हमने एरो बना दिया, चलो दक्षिण पश्चिम मानसून से हम वर्षा करा लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दो शाखाएं होती है, एक होती है अरब सागर और एक होती है बंगाल की खाड़ी शाखा। अब कैसे बंगाल की खाड़ी शाखा कैसे हो गई, ये आपको समझने के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ इस तरीके से।
देखो जब भी हमारे यहाँ अरब सागर की ओर शाखा आती है कुछ इस तरीके से ऐसे करके आती है, इन्हीं में से एक शाखा यहीं से टूटकर इधर निकल जाती है नीचे साइड से, केरल और तमिलनाडु के नीचे साइड से निकल जाती है, जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और यहीं पर ये आपके बांग्लादेश से होते हुए, ध्यान देना बांग्लादेश भी तो इसी में पड़ रहा है ना, बांग्लादेश से होते हुए असम के पास जाके टकरा जाती है, मेघालय के पास जाके टकरा जाती है, और वहां पे चेरापूंजी जैसा जो क्षेत्र है, मौसिन राम चेरापूंजी, वहां पर सर्वाधिक वर्षा करती। तो यही दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। अब अरब सागर की अगर हम केवल बात कर लें, अब केवल अगर हम अरब सागर की ही बात कर लेते हैं, तो यहां पे आप देखोगे कि अरब सागर की अगर हम बात करते हैं, अरेबियन सी, तो इसमें भी दो शाखाएं डिवाइड होती हैं, पहली शाखा और दूसरी शाखा। समझते हुए चलना मेरे दोस्त, पहली शाखा पश्चिमी घाट से टकरा गई, ठीक है भैया, पश्चिमी घाट से टकरा गई, यहाँ पे ये वाला पश्चिमी घाट से, और तटवर्ती ढाल से टकराने के बाद पर्वतीय वर्षा एवं प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश, यानी जैसे जैसे पर्वत मिलता जा रहा था, ऊपर उठते हुए हवाओं ने जो है कि पर्वत पे वर्षा कराई, जिसको हम लोग पर्वतीय वर्षा किए, और इसके बाद जो है कि वो अंदर प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में प्रवेश करती है, जिसको हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। इसके बारे में डिस्कस मैंने पहले ही कर दिया है वर्षण वाले चैप्टर में। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा ना, तो भारत में वर्षा का प्रतिरूप आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए वो देखना बहुत जरूरी है। और इसकी दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूरब। अब इसी लाइन से एक प्रश्न आता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो भारत में वर्षा होती है, सामान्यतः उसकी दिशा जब पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, तो वर्षा का मान क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो सिंपल बात है दोस्तों, जितनी बारिश वो यहां पे करेगा ना मैक्सिमम, धीरे धीरे ये बारिश घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी? क्योंकि वायु की जो नमी थी वो समाप्त होती जा रही है। इसीलिए दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर सामान्यतः वर्षा का मान कम होता जाता है। ये सीधा प्रश्न पीसीएस में आता है। अच्छा, एक और जो है कि इसकी सेकंड शाखा जो होती है, सेकंड शाखा आपसे क्या कहती है? सेकंड शाखा आपसे कहती है दोस्तों, जो नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी से छोटा नागपुर पठार की ओर जाती है। यानी एक शाखा कुछ इस तरीके से जाती है, एक शाखा कुछ इस तरीके से ऊपर उठ के चली जाती है, जो छोटा नागपुर पठार की ओर। और एक तीसरी शाखा भी है इसकी, जो गुजरात के मैदान से प्रवेश करके पंजाब हरियाणा मैदान में प्रवेश करती है, और इसकी दिशा अरावली के समानांतर होती है। अरावली के समानांतर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला है, इस तरीके से अरावली है, तो ये जो मानसून घुसता है ना, कुछ इस तरीके से निकलता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, अर्थात वो अरावली से टकराता ही नहीं है। और जब अरावली से टकराएगा ही नहीं तो पर्वतीय वर्षा होगी ही नहीं। इसी वजह से राजस्थान में सूखा रह जाता है, अरावली के आसपास के क्षेत्रों में सूखा रह जाता है, और पंजाब हरियाणा तक ऊपर चली जाएंगी हवाएं, लेकिन बारिश नहीं हो पाती है। तो ये कारण हो गया। तो अरब सागर से तीन शाखाएं देखी, जिसमें सबसे अधिक वर्षा हो रही है आपकी पहली शाखा से, जो तटवर्ती ढाल पे टकरा रही है पश्चिमी घाट से। थोड़ी बहुत वर्षा सेकंड शाखा से हो रही है, जो नर्मदा ताप्ती होते हुए जो है कि छोटा नागपुर जा रही। तीसरी शाखा से बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही, पंजाब हरियाणा तक जाते जाते वो सूख जाती है और अरावली से नहीं टकराती है। क्लियर होगी बात? अब जरा आ जाओ बंगाल की खाड़ी, ये लिखा है तमिलनाडु तट के समानांतर, जो यहां से जारी थी, ठीक है, जो यहां से जारी थी। इसमें भी दो शाखाएं हो गई, पहली और दूसरी शाखा। जरा इसको समझ लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, और आ रही हैं तो भाई समझते रहना बस आपको, बाकी और चीजें तो मैं करा ही रहा हूं आपको ढंग से, बस आप समझते चलो, ठीक है। और इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट आज तक किसी ने नहीं समझा होगा जिस तरीके से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि ज्योग्राफी में अगर आपकी पकड़ कमजोर है दोस्तों, तो ये मान के चलो कि आपका फिर बहुत सारा सेगमेंट आपका कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी आपकी इकोनॉमी, हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन, इन सभी को प्रभावित करती है। यहां पर अगर हम देखें बंगाल की खाड़ी, तो जो पहली शाखा है पूर्वी तटीय मैदान में प्रवेश करके मध्य एवं उत्तरी मैदान की ओर जाती है, जो नागपुर पठारी और पंजाब हरियाणा और अरब सागर से मिल जाती है। देखो इसका मतलब क्या, जो ये दूसरी शाखा आ रही थी दोस्तों, ये पूर्वी तटीय मैदान जो होते हैं ना, पूरब के जो तटीय मैदान होते हैं, उड़ीसा वगैरह, पश्चिम बंगाल, यहां से टकराने के बाद ये कुछ इस डायरेक्शन में जाती है, कुछ इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जाके पंजाब हरियाणा इन सभी क्षेत्रों में प्रवेश करती है इस तरीके से, और यहां से आने वाली अरब सागर से वो मिल जाती है, यहां से अरब सागर से मिल जाती है, जो अरब सागर की शाखा होती है इससे मिल जाती है। और अब यहां पे देखो, इसके लिए प्रश्न आता है कि जब भी पूर्वी शाखा आती है, बंगाल खाड़ी की शाखा आती है, तो उसकी डायरेक्शन होती है पूर्व टू पश्चिम, तो यहां पे वर्षा का मान क्या होगा? कम होता जाएगा। पूरब से पश्चिम की ओर जाने पे वर्षा का मान कम हो जाता है। इसी वजह से पूरब में स्थित गोरखपुर में वर्षा सबसे अधिक होती है, लेकिन पश्चिम में स्थित मथुरा में वर्षा सबसे कम होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो जाती है। वहीं एक और शाखा टकराती है, इसकी जो दूसरी वाली शाखा होती है, जो नॉर्थ ईस्ट के भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में गारो, खासी, जयंतिया से टकराती, कुछ इस तरीके से दिशा में यहाँ आके जब टकराती है डायरेक्ट, ये वाली शाखा आके यहाँ पे, तो पर्वतीय वर्षा करती है और नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है, यानी इस तरफ जाती है, इस तरफ,
ठीक है, कुछ हवाएं इस तरफ चली जाती हैं, हिमालय पर्वत के सेंट्रैक्शियल बैंड से टकराने के बाद ये पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, फिर कुछ इस तरफ आ जाती हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखाएं। तो इस तरीके से 5 शाखाएं हमारे भारत में आती हैं जो वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों मानसूनी वर्षा जो जून से सितंबर था, लेकिन आपको पता है कि एक मानसून वापस भी तो होता है, तो जरा हम उसे भी पढ़ लेते हैं, तभी तो हम आगे चीजों को समझ पाएंगे ना। जून के बाद की वर्षा, जैसे उत्तरी भारत के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में जब बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है, ये वही चीज है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरब से पश्चिम में कम मात्रा होती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर जाने पे मात्रा कम होती है, और अरब सागर शाखा से वर्षा पश्चिम से पूरब की ओर जाने पे कम होती है, जो मैंने ऊपर बता दिया। पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल से टकराने के बाद नॉर्थ ईस्ट के पर्वतीय क्षेत्रों में औसत से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी भारत, प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्र में वर्षा अत्यंत कम होती है, मानसून पवन शुष्क हो जाती है क्योंकि यहीं पे वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, इसलिए अरावली पर्वत क्षेत्र में और तमिलनाडु तटीय क्षेत्रों में मानसून का समानांतर प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में होता है, जिससे वर्षा नहीं होती है। यानी ये वही चीज कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है, तो अरब सागर तो क्या होता है, अरब सागर की धाराएं ये इसके समानांतर निकल जाती है, और यहाँ पे जो तमिलनाडु है, बंगाल की शाखा इसके समानांतर निकल जाती है, यहाँ पे वर्षा करा ही नहीं पाती है, इसलिए मानसूनी वर्षा के दौरान अरावली और तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। तो अब हम चलते सितंबर से दिसंबर की ओर। अब यहां देखो, मानसून का निवर्तन भी एक होता है और एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी होता है। तो जरा मानसून का निवर्तन पहले हम पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस थोड़ी ही देर में दोस्तों भारत में होने वाली सभी प्रकार की वर्षा का प्रतिरूप आप एक कंक्लूजन फॉर्म में देखोगे और जहां से सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो मानसून का निवर्तन होने का मतलब क्या होता है, जब भारत में हाई प्रेशर बनने लगा और यहां से हवाएं जो है कि वापस आने लगी, और बंगाल की खाड़ी की ओर आने के बाद हवाएं जब तमिलनाडु के तट से टकराती तो यहाँ पे भी बारिश करा देती है। यानी सूर्य की किरण, सीधी किरण जो होती है विषुवत रेखा से दक्षिणायन करती है, क्योंकि भाई सितंबर में 0 डिग्री पर आ चुका है सूर्य, और अब वो दिसंबर की तरफ जा रहे हो तो यानी मकर रेखा की ओर जा रहा है, यानी सूर्य का दक्षिणायन हो रहा है, और ऐसे में टेम्परेचर घटता जाता है इंडिया में और हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। और नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर पश्चिम के राज्यों में स्थलीय प्रभाव से टेम्परेचर कम होने से हाई प्रेशर विकसित हो जाता है, और मिड सितंबर में मानसून पवन वापसी होती है, जिसको हम लोग मानसून का निवर्तन कहते हैं, यही जो हाई प्रेशर से वापस आ रहा है। और इसी समय ITC-Z का भी दक्षिणायन होता है, जो मैंने बताया था कि 15 डिग्री नॉर्थ होता है, लेकिन अब ये 15 डिग्री साउथ में शिफ्ट करेगा। तो इससे भी क्या होता है, जैसे ये शिफ्ट कर जाता है तो जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम थी उपोष्ण वाली, जो हिमालय से ऊपर निकल गई थी चीन वगैरह में, वो फिर भारत में प्रवेश कर जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय से भारत के उत्तरी मैदान में विस्थापित हो जाती है, यानी भारत में आ जाती है, और तिब्बत की उच्च भूमि का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट का प्रभाव भी कम हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश हो रही थी, याद आया। और प्रभाव की समाप्ति से बंगाल की खाड़ी में उष्ण चक्रवात का विकास होता है, जो कि एक अनुकूल दशा बनती है, और पूर्वी तटीय क्षेत्र में अक्टूबर से नवंबर के बीच में चक्रवाती वर्षा की संभावना हो जाती है। हालांकि मैंने चक्रवात के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दी है, डिटेल्ड जो है कि चैप्टर कंप्लीट किया था इससे पहले के लेक्चर्स में इसी नोट्स के अंतर्गत, जिसमें मैंने यह भी डिस्कस किया था कि चक्रवात बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। कोरियलिस बल का मान होता है, जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति होती है, समुद्र का तापमान होता है, बहुत सारी जो है कि साथ में केंद्र में लो प्रेशर होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हवाओं की डायरेक्शन होनी चाहिए, ये सभी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे दिसंबर से मार्च में जो ठंडियों में वर्षा होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक तो लौटते हुए मानसून से थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, ठीक है, ये वाली, और एक होता है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होना। पश्चिमी विक्षोभ जब आपके भूमध्य सागर में उठता है, जो कि वातागरी वर्षा होती है, वातागरी चक्रवात से संरोधी अवस्था तक की वर्षा होती है, जिसको मैंने डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं, समझते हैं इसी बात को कि शीत ऋतु के आगमन, शीत ऋतु का आगमन हो जाता है ना अक्टूबर नवंबर से, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो पश्चिमी वाली होती है वो उत्तरी मैदान में पुनः प्रवेश कर जाती है, जिससे नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम के राज्यों में, जो कि आपका लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, इन सभी में पश्चिमी विक्षोभ रूपी वाताग्री वर्षा होती है। चूंकि वर्षा का संबंध वाताग्र की संरोधी अवस्था से होता है, तो विद्युत गर्जन, तीव्र गति और कम समय के लिए सीमित क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। वर्षा की समाप्ति से ठंडी वायु सतह पर आ जाती है और भारत के उत्तरी मैदान में शीत लहर बहुत तेजी से चलने लगती है। इसलिए जो पश्चिमी यूपी के लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, तो सुनते ना कि दिल्ली में इस बार पड़ रही है बहुत कड़ाके की ठंड, आप रोज न्यूज में सुनते हो, टेम्परेचर चला गया -5 डिग्री, इवन की 5 डिग्री टेम्परेचर तो इसी बार गया था दोस्तों, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। क्यों?
क्योंकि ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होता है। जो भूमध्य सागर में जो चक्रवात होता है, भूमध्य सागर में जो वर्षा होती है, उसकी वजह से आपके अरेबियन कंट्री से होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए भारत में ये हवाएं प्रवेश कर जाती हैं और ये ठंडी हवाएं होती हैं, जिस वजह से ये भारत में तापमान को और गिरा देती है, माइनस में पहुंचा देती है, जिसकी वजह से ठंडी बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम होने के साथ वायुदाब में वृद्धि हो जाती है। यानी जो वायुदाब वायुमंडल में था वो स्थल खंड पे आ गया और स्थल खंड पे रहते हैं हम जैसे वनमानुष, और उस पे क्या हो गया, ठंडी लगने लगी। दूसरी तरफ लौटते हुए मानसून पवन बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, कोरिलिस बल के प्रभावी होने से दाईं ओर मुड़ जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट दिशा से आने वाली मानसूनी पवन से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है। ये देखिए तटीय क्षेत्र में ये वर्षा हो रही है ना, ये कब हो रही है, जब मानसून का निवर्तन हो रहा है, यानी कि लौट रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि अन्य क्षेत्रों में हाई प्रेशर विकास होता है, प्रति चक्रवाती दशा होती है, मौसम शुष्क होता है शीत ऋतु में। तो भाई चक्रवात के लिए होती है लो प्रेशर की स्थिति और प्रति चक्रवात के लिए होती है हाई प्रेशर की स्थिति। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब जरा यहाँ पे बस यही जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है इसी को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपका जियो मॉर्फोलॉजी के बाद क्लाइमेटोलॉजी भी अर्थात जलवायु विज्ञान भी कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि जलवायु विज्ञान में मैंने जेट स्ट्रीम डिस्कस किया, वायुमंडल डिस्कस किया, तापमान डिस्कस किया, आर्द्रता डिस्कस कर दिया था, चक्रवात डिस्कस किया, भूमंडलीय पवनें डिस्कस की, लगभग मैक्सिमम टॉपिक क्या सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं। और अब हमारा अगला लेक्चर आएगा कल से ओशियनोग्राफी, लगातार आएगा दोस्तों, जल्दी से कंप्लीट करूंगा अगले 3 लेक्चर में, क्योंकि उसमें लवणता वगैरह, महासागर के तापमान, इन सभी चीज़ों को हमें पढ़ लेना है, प्रवाल वगैरह सारी चीज़ें। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा। अब जिन लोगों ने भी तपस्या नोट्स लिए हैं, जिनके मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्लीज़ क्लासेस कंप्लीट करा दीजिए ताकि चीज़ें आसान हो जाए समझने में, तो उन लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि तपस्या नोट्स के प्रिंट आउट निकाल लेना, बिल्कुल यूजफुल होंगे। ये मत सोचना कि हमारा पैसा वेस्ट होगा। आप लोग हर जगह पैसा खर्च कर सकते हो, बर्गर, पिज्जा, कपड़े वगैरह सब चीज़ों पे, मूवीज़ वगैरह में, लेकिन पढ़ाई के नाम पे आप प्रिंट आउट नहीं निकलवा रहे हो तो ये आपकी गलती है। आप पीडीएफ से नहीं पढ़ पाओगे, सीधे बता रहा हूँ। तपस्या नोट्स इतने वैल्यूएबल है ना कि आप पीडीएफ से नहीं पढ़ पाओगे। उनको प्रिंट आउट निकालो लेक्चर के साथ, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे लिखनी चाहिए, आपकी नॉलेज उस पर नहीं है तो उसे नोट डाउन करो, तब आपकी इस ज्योग्राफी की क्लास आपकी तैयार होगी। और ऐसे ज्योग्राफी नहीं, सभी सब्जेक्ट की, जो 8 सब्जेक्ट मैंने तपस्या नोट्स में दिए हैं, उन सभी की प्रिंट आउट निकाल के आप क्लास करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत में अब वर्षा का वितरण प्रतिरूप भी तो बांट लें। भारत में वर्षा कैसी हुई, तो अगर हम बात करें कालिक प्रतिरूप और एक स्थानिक प्रतिरूप, तो हम सीधे सीधे काल के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, मार्च और जून की बात करें तो इस समय शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। क्षेत्रीय प्रभाव से थोड़ी बहुत संवहनी वर्षा हो जाती है, थोड़ी बहुत क्षेत्रीय प्रभाव से, क्योंकि वायु का आरोहण होता है, थोड़ा बहुत जो है कि नमी ग्रहण कर लेती है तो थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा करा देती है। लेकिन असली वर्षा का खेल होता है जून से सितंबर के बीच में, जब दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा भारत के अधिकांश क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा कराई जाती है, जिसकी 2 शाखाएं होती है, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर में भी 3 शाखाएं मैंने बताई, एक तटवर्ती ढाल पे टकराती है, एक गुजरात की तरफ से निकल जाती है अरावली के समानांतर, और एक छोटा नागपुर की तरफ जाती है। बंगाल में भी 2 शाखाएं बताई, एक पूरब की ओर प्रवेश करती है, एक नॉर्थ ईस्ट से टकराती है सेंट्रैक्चुअल बेंड से, तो ये मैंने डिस्कस किया। फिर सितंबर से दिसंबर में जब मानसून लौटता है तो लौटते मानसून के साथ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा वर्षा होने की संभावना होती है। और एक सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे, दिसंबर से मार्च के बीच में शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम से वाताग्री वर्षा होती है, यानी पश्चिमी जेट से वाताग्री वर्षा होती है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून पवन से तमिलनाडु क्षेत्र में भी वर्षा हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपने पूरे भारत में हर जगह, हर मौसम में, हर महीने में किस तरीके से वर्षा हो रही है, ये सारा चीज डिस्कस कर लिया। और यहाँ के बाद अब आपको भारत में वर्षा से संबंधित या क्लाइमेट से संबंधित या भारत की जलवायु से संबंधित टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। और अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों ओशियनोग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 3 महत्वपूर्ण चीज पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्लाइमेटोलॉजी, पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसकी संरचना, और ओशियनोग्राफी, पृथ्वी पे स्थित जो आपका जल मंडल है, महासागर, समुद्र वगैरह, इनका अध्ययन करना रह गया है। तो इनको भी हम अगली 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है महासागर के टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ों को, महासागर से लवणता संबंधित चीज़ों को, और महासागरीय जलधाराओं से संबंधित चीज़ों को। अब देखो, महासागरीय जलधारा के बारे में आपको बता दूं, यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग में सीधे पूछा गया कि महासागरीय जलधाराओं से आप क्या समझते हो, और अंध महासागर की कुछ महत्वपूर्ण जलधाराओं के नाम लिखो। अंध किसे कहते हैं? अटलांटिक महासागर को। तो यहां से पूरा आप चीजों को समझ पाओगे कि जलधाराएं कैसे होती हैं, क्या उनको प्रभावित करती हैं, कैसे वो प्रभावित होती हैं, कौन सी दिशाओं में उनकी उत्पत्ति होती है, ये सारी चीजें आपको इसमें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।